रेडी स्टार्ट। आज से लगभग 40 वर्ष पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना न्यायपूर्ण और वैध स्थान ग्रहण किया था। भारत को इस बात का गर्व है कि उसे पहले 22 वर्ष तक वह चीन को संयुक्त संघ में प्रवेश दिलाने के न्यायपूर्ण और सही सिद्धांत को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार करने पर जोर देता रहा। आज जब विश्व संस्था को बने हुए 7 दशक होने वाले हैं, हम दोनों दुनिया के सबसे बड़े देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव चेष्टा करनी चाहिए कि वह संस्था मानव में छिपी हुई विपुल मानवीय अंतर्शक्ति को उपयोग में ला करके दिखाएगी। यह अंतर्शक्ति राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से बढ़कर होती है, जो आवश्यक तो होती है, पर यह अंतर्शक्ति आवश्यकता और भुखमरी, अनाज और रोग, जिससे अधिकांश मानवता आज भी पीड़ित है, कि कहीं अधिक चिंता करती है। ये पूर्ण चिंताएं मानव जीवन को अकिंचन बना देती हैं। इसीलिए इन सबसे वास्तव में विश्व छुटकारा मिलने के बाद ही हमारा विश्व वास्तव में मुक्त और स्वतंत्र भावना का अभिन्न भाग बन सकता है। विश्व के पर्यावरण संबंधित प्रश्नों में भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग से काम करने लगे हैं। इस यात्रा के दौरान हमने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस सहयोग को और तेजी से बढ़ाया जाए। परंतु सहकारी विश्व व्यवस्था की स्थापना में सबसे बड़ी बाधक यह धारणा है कि किसी अर्थव्यवस्था के संचालन का केवल एक उपाय होता है। भारत और चीन दोनों ही बहुत विशाल अर्थव्यवस्थाएं हैं और अन्य मामलों में उनमें भारी विविधता है। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे कड़े आर्थिक मॉडल में समायोजित नहीं किया जा सकता जो कुछ छोटे और समजातीय देशों के लिए उपयोगी हों। आप एक समाजवादी मंडी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपके देश की विशेषताएं होंगी, जो आपकी परिस्थितियों और आपकी प्रतिभा के अनुरूप होंगी। आपने इस प्रयोग में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसे सारा विश्व जानता है। हम भी अपने लोगों की रचनात्मक प्रतिभा और शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी तक हमारे परिणाम बड़े उत्साहवर्धक हैं। हमारी सफलता की संभावना से कई लोगों की अनावश्यक आशंकाएं हो गई हैं। विचारों के मुक्त आदान प्रदान को रोकने के लिए विकासशील देशों के आगे नए नए तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वास्तव में एक लोकतंत्र के नाते हमारा उत्तर यह है कि हमें विभिन्न विचारों को आने देना चाहिए और देश को जिस विचार की आवश्यकता हो सके हम चुन लें और अपना लें। हम अपने लोगों की बुद्धिमानी के बारे में बहुत आशावादी हैं, जो यह समझ लेंगे कि कौन सी बात उनके हित में नहीं है, भले ही उसे कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत क्यों न किया गया हो।
एक सहयोगपूर्ण विश्व व्यवस्था के प्रादुर्भाव को और भी कई खतरे हैं। बड़ी संख्या में लोग जब अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं तो इस उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की चेष्टा की जाती है। शायद अपने वाणिज्यिक हितों को छिपाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाना इस श्रेणी में आता है। इसीलिए भारत और चीन दोनों देशों को मिलकर जो कुछ हमारे पास है उसका उपयोग अपने लोगों के भले के लिए करना चाहिए। इतना ही महत्वपूर्ण है आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा में वास्तविक प्रगति करने की आवश्यकता। यदि कभी कुछ देशों द्वारा आणविक शस्त्रों के बड़े विशालकाय भंडार बनाए रखने का कोई औचित्य था भी तो वह अब ही नहीं रहा। उपाध्यक्ष महोदय, भारत ने आणविक निरस्त्रीकरण के बारे में नई अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति के बारे में प्रस्ताव किए हैं और ऐसे कदम सुझाए हैं इनमें अधिकांश देशों की सुरक्षा से संबंधित हितों को नुकसान पहुंचाए बिना यह काम पूरा किया जा सकता है। यह मानवीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों है? जब तक हम शांति न स्थापित कर लें तब तक देश अपने मूल्यवान साधनों, प्रतिभाओं और प्रयासों को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे जो राष्ट्रीय समृद्धि और निर्माण के काम आ सकते हैं। भारत ने बहुत पहले ही इस दिशा में स्पष्ट चुनाव कर दिया था। मेरे विचार में ऐसा एक भी देश नहीं है जिसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं भारत जैसी हों और जो सभी संधियों और गुटों से अलग रहा हो और जो भारत के मुकाबले रक्षा पर कम खर्च करता हो। उपाध्यक्ष महोदय, विकास निरंतर चलता रहे इसके लिए किस प्रकार के ढांचे की आवश्यकता होगी? जब विनाशकारी प्रौद्योगिकियों ने पारिस्थितिकी संतुलन लगभग विनिष्ट कर दिया है तो समृद्ध राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई इस प्रवृत्ति को हम किस तरह उलट सकते हैं और यदि इस कार्य में वे दूसरे छोर तक चले जाते हैं और विकासशील देशों के विकास की उचित आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होने देना चाहते तो ये देश किस तरह से दबाव से बच सकेंगे?